नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SCKG स्टडीज़ एंड SCKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 41 से 50 पेपर नंबर 2 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 11 मार्च 2023 को हुआ था। विद आंसर कर रहे हैं, और जैसा कि आपको पता है हम MCQ लेते हैं सिर्फ आंसर के लिए, अदरवाइज जिस चैप्टर से वो MCQ, जिस चैप्टर से वो क्वेश्चन आया है, उस चैप्टर को पूरा हम अच्छी तरीके से समझते हैं। हमारा पर्पस जो होता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, सो दैट उस चैप्टर से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन अगर UPSC पूछती है तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट करेक्टली, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज पेपर नंबर 2, टेस्ट बुकलेट सीरीज D। टाइम अलाउड 2 hours, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120। सो 120 मिनट है, 120 क्वेश्चन है, अर्थात पर क्वेश्चन एवरेजली 1 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स 150। तो जब क्वेश्चन 120 है, मैक्सिमम मार्क्स 150 है, इसका मतलब कि पर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स। आई करेक्ट माई सेल्फ, फॉर द करेक्ट आंसर मार्क्स इज 1.25 पर क्वेश्चन। फॉर इनकरेक्ट आंसर देयर इज प्रोविजन फॉर पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। सो इसमें क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ द मार्क्स provided for the question, approximately 0.4142 के आसपास में उतना उसका डिडक्शन हो जाता है। सो हमें क्या ट्राई करना है, निगेटिव मार्किंग की तरफ नहीं जाना है। हम गेसिंग गेम उतने ही तक कर सकते हैं जिसमें हमें विन विन सिचुएशन नज़र आ रहा, नहीं तो हम गेसिंग गेम नहीं कर सकते, वो फेटल हो सकता है हमारे सक्सेस के लिए। सो अगर हम जानते हैं तो आंसर देंगे, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, बट गलत आंसर दे करके सही आंसर किए हुए मार्क्स को लूज नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, टू फैसिलिटेट क्विकर डिसीजन मेकिंग channels of submission should not be more than। सो आपको पता चल ही गया होगा, ये मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर बुक से लिया गया है। सो मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर बुक में मेंशन किया गया है कि क्विकर डिसीजन मेकिंग के लिए जो चैनल ऑफ सबमिशन है उसमें कितने स्टेज हो सकते हैं। एक डीलिंग स्टाफ हो जाएगा, एक सुपरिटेंडेंट हो जाएंगे, एक ब्रांच ऑफिसर हो जाएंगे, एक DDIC हो जाएंगे, एक RD हो जाएंगे, एक कमिश्नर हो जाएंगे, एक DG हो जाएंगे, एक मिनिस्टर साहब हो जाएंगे। ये सब लाइन में आएंगे क्या, तो डिसीजन तो होते ही रह जाएगा, ऐसे तो डिसीजन होंगे ही नहीं। तो डे टू डे बेसिस के जो डिसीजन है उनको क्विकर करने के लिए प्रोविज़न किया गया है कि चैनल्स ऑफ सबमिशन शुड नॉट बी मोर देन 4। 4 से अधिक चैनल ऑफ सबमिशन नहीं होने चाहिए। जनरली 3 ही होते हैं, टू बी फ्रैंक, जनरली 3 होते हैं। एक डीलिंग असिस्टेंट जो फाइल पुटअप करेंगे, एक सुपरिटेंडेंट जो फाइल को देख करके आगे बढ़ाएंगे, और एक ब्रांच ऑफिसर जो जनरल डिसीजन ले लेते हैं, एक्सेप्ट इन सम अदर सर्कमस्टेंसेस जहाँ पर ब्रांच ऑफिसर ये सोचते हैं कि ये अच्छा रहेगा कि इसका हम इंचार्ज से भी व्यू ले लें, तभी जाकर के वो 4th हो जाएगा, नहीं तो जनरली 3 पर ही रहता है। बट क्विकर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैक्सिमम 4 स्टेप ही फॉलो करने हैं। कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के पैरा नंबर 7.6 में लिखा है, आप उसको खोल के देख लीजिएगा। लेवल ऑफ डिस्पोजल एंड चैनल ऑफ सबमिशन,
process of decision making in cases that are within the delegated powers of ministry. So क्या है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, चैनल ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है? एग्जामिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट, कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स, सबमिशन टू द competent authority within the department, obtain approval of the competent authority, communicate decision to the parties concerned. So ये level of disposal है और ये पैरा 7.6 में दिया हुआ है. अब चलते हैं यहाँ से उसी पैरा 7.6 के 1 to 3 में चलते हैं. Dealing officer will take action on a case in accordance with the departmental instructions prescribing the level of final disposal as per the departmental instructions on channel of submission for each category of the case. Suitable instructions are to be issued for the channel of submission of files for each category of cases by each department. The channel of submission of cases, नोट कीजिए, द चैनल ऑफ सबमिशन ऑफ केसेस अदर देन द क्लासिफाइड वन. ये आपको ध्यान रखना है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में ये आ सकता है. इसमें एक्सेप्शन है क्लासिफाइड वंस. द चैनल ऑफ सबमिशन ऑफ केसेस अदर देन द क्लासिफाइड वन मस्ट बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द डिपार्टमेंट. सिमिलरली नेम, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी of the officers dealing with various subjects must also be made available on the website. ठीक है. Each department will review the instructions on level of disposal and channel of submission at least once in 3 years. Very important from the examination point of view. Each department will review the instructions on a level of disposal and channel of submission at least once in a 3 years. 3 साल में एक बार अवश्य ही जो चैनल ऑफ सबमिशन है उसका रिव्यू करना है. कीपिंग इन द नंबर ऑफ लेवल्स टू बी मिनिमल बाय डेलीगेटिंग पावर्स टू लोअर फॉर्मेशन टू फैसिलिटेट क्विकर डिसीजन मेकिंग. चैनल ऑफ सबमिशन शुड नॉट बी मोर देन 4. यही क्वेश्चन में था ना, ये मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर में पैरा 7.6 में मेंशन किया हुआ है. सो शुड नॉट बी मोर देन 4. सो डिसीजन लेने के लिए फैसिलिटेट किया गया है कि चैनल ऑफ सबमिशन 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. पावर्स आर टू बी डेलीगेटेड टू operationalize these principles. In case of files to be submitted to minister in charge, a case may be initiated at the level of deputy secretary or director. ये भी क्वेश्चन बनता है. अगर मिनिस्टर इंचार्ज के पास कोई फाइल पुटअप करनी है तो इनिशिएट उसको कौन करेगा? डीलिंग असिस्टेंट इनिशिएट नहीं कर सकते, सब काम डीलिंग असिस्टेंट ही करेगा. इनिशिएशन जो होगा वो it will be initiated at the level of deputy secretary और director. So या तो deputy secretary या नहीं तो डायरेक्टर के लेवल से ही इनिशिएट होगा जो फाइलें मिनिस्टर इंचार्ज के पास जानी हो. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. However, the section and branch officer would provide assistance to obtain inputs in the case and to prepare draft notes and communications etc. सो ऐसा नहीं है कि डिप्टी सेक्रेटरी या डायरेक्टर साहब बैठ के टाइप करेंगे या फाइल ढूंढेंगे. ये सारे काम इन लोगों को करना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है? चैनल जो होना चाहिए, चैनल ऑफ सबमिशन शुड नॉट बी मोर देन 4. अगर डीलिंग स्टाफ डीलिंग असिस्टेंट से चलेगा तो डीलिंग असिस्टेंट्स के बाद से सेक्शन ऑफिसर के पास जाएगा, सेक्शन ऑफिसर के पास से ब्रांच ऑफिसर के पास जाएगा, ब्रांच ऑफिसर के पास से डिप्टी सेक्रेटरी के पास चलेगा. ये तो यहीं पे पूरा का पूरा चैनल पूरा हो जाएगा. इसलिए अगर मिनिस्टर साहब के पास कोई फाइल जानी है तो इट मे बी इनिशिएटेड एट द लेवल ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी और डायरेक्टर. फॉर एड्रेसिंग क्रॉस कटिंग इशूज़ कई बार बीच के 1-2 को स्कीप करते हैं, तो क्या करेंगे?
The addressing cross-cutting issues, the secretary of the concerned department should have flexibility to create interdisciplinary teams. So जो कंसर्न्ड सेक्रेटरी महाराज होंगे वो सेक्रेटरी महाराज चैनल डिसाइड कर सकते हैं. Wherever level jumping is done, again most important from the examination point of view, wherever level jumping is done in respect of any category of cases, each such case in its return will pass through all the levels jumped over, who in suitable cases could resubmit the cases for reconsideration. So जहाँ कहीं भी सबमिशन का लेवल जंप होता है और अप्रूवल हो जाता है, तो अगर अपवर्ड में जंप हो गया, डाउनवर्ड में जंप नहीं होगा. मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ. डीलिंग असिस्टेंट ने फाइल पुटअप किया, सुपरिटेंडेंट साहब को उसने स्कीप कर दिया और वो ब्रांच अफसर के पास ले गया. ब्रांच अफसर से ले जा करके DDIC को साइन करा लिया. ठीक है, अर्जेंसी थी, जल्दीबाजी थी, सुपरिटेंडेंट साहब इधर उधर कहीं गए होंगे, तो जल्दीबाजी में डीलिंग असिस्टेंट ने सुपरिटेंडेंट साहब को क्या किया, जंप कर गया, लेवल जंप हो गया, वो स्किप कर गया. तो रूल ये कहता है कि अगर किसी कारण से जल्दीबाजी से अगर स्किप कर गए उस लेवल को, जंप कर गए उस लेवल को, और तो कोई बात नहीं, फाइल ऊपर गई है ना, ऊपर से नीचे तो आएगी. नीचे आते समय DDIC जो है ब्रांच अफसर को भेजेंगे, ब्रांच अफसर जो होंगे सुपरिटेंडेंट को भेजेंगे और सुपरिटेंडेंट DA को भेजेंगे. पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि इसके आगे भी जब कम्युनिकेशन हो तो एटलीस्ट इस चैनल में जितने लोग हों उनको ये सब पता होना चाहिए. इस चैनल में जितने लोग हैं उन सबको पता होना चाहिए कि कोई डिसीजन लिया गया है, ये नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डेंस में काम आता है. ये इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फंक्शनल अप्रोच टू नोटिंग इज रिकमेंडेड while dealing with the repetitive cases for release of grant in aid under centrally sponsored scheme to state government. So ये घुमा फिरा रहे हैं. यहाँ पर मेन चीज़ क्या है? while dealing with repetitive cases, रिपीटेटिव केसेस होते हैं, उनके रिलेटेड नोटिंग का क्या रूल होना चाहिए, यही पूछ रहे हैं. इसके बारे में इससे पहले वाला जो हमने क्लास अपलोड किया है, पूरे नोटिंग के हर पार्ट को हमने उसमें डिस्कस किया है, आप उसको देख लीजिएगा. उसको मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ, अननेसेसरी लेंदी हो जाता है. सो जब भी रिपीटेटिव नेचर के केसेस हों तो उसमें क्या होता है, शॉर्ट नोट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्ट्रक्चर्ड नोट एंड डिटेल्ड नोट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डिटेल्ड नोट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ये देखिए, ये डिटेल्ड नोट टू कवर वेरियस एस्पेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन, ये पॉलिसी वाला हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. क्या ज़रूरत पड़ती है? डेवलप एंड यूज़ स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट. जब भी रिपीटेटिव नेचर के कोई केसेस होंगे तो उनके लिए कोई अलग से नोट शीट, नोटिंग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. उसमें क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट को डेवलप किया जाता है और उसी के अनुसार उसको प्रोसेस किया जाता है. Next question, the form of communication used by a department while corresponding with constitutional bodies like Union Public Service Commission is. So प्रश्न ये है कि the form of communication used by a department, ESIC को UPSC को भेजना है लेटर. ESIC UPSC को लेटर भेज रही है कि हमें 92 डिप्टी डायरेक्टर का रिक्रूटमेंट करना है. सो इसके ये कंडीशन है, ये स्टैंडर्ड है, इनके जॉब स्पेसिफिकेशन ये है, जॉब डिस्क्रिप्शन ये है. ये सारा जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, HR मैनेजमेंट की जो क्लासेज हैं SGKG 2.22 पर, उस पर आप जा कर के देख सकते हैं. उस पर हमने बढ़िया से जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में चर्चा की है. तो जब ESIC UPSC को कम्युनिकेट करेगी, इसमें एक तो कर दिया है
एक तो कर दिया है कि कॉरेस्पॉन्डिंग विद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, और उसके बाद से एग्जाम्पल भी दे दिया है लाइक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जब यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से कम्युनिकेशन करेगी, ऑफिस मेमोरेंडम करेगी, ऑर्डर इशू करेगी, लेटर राइटिंग करेगी, इंटर डिपार्टमेंट नोट करेगी, और मुझे लगता है इसका आंसर आप सबको पता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन से, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कम्युनिकेशन होता है तो उसके लिए लेटर इशू होता है। सो ईएसआईसी भी यूपीएससी को लेटर इशू करेगी। आइए लेटर के बारे में देख लेते हैं। मेमोरेंडम ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के बुक में ये मेंशन किया हुआ है, लेटर इज़ यूज्ड फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग विद स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अब इससे ज़्यादा साफ साफ चीज़ क्या चाहिए, मेंशन किया हुआ है, एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, हेड ऑफ attached and subordinate offices, public enterprises, statutory authorities, public bodies and members of public. So letter यहाँ पर यूज किया जाता है। A letter being a formal form of communication is addressed on behalf of a department or government to the head of the government organization by designation, beginning with the salutation, sir, madam, and ending with the subscription, use faithfully. आपको भी लेटर राइटिंग करनी है ना, तो जब लेटर राइटिंग करेंगे तो बिगिनिंग कहाँ से होगा, सर/मैडम, सब्सक्रिप्शन एंड कहाँ से होगा, योस फेथफुली। ये योस में अपॉस्ट्रोफी एस है क्या, नहीं है, आप भी नहीं देंगे, स्टेट में मार्क्स कट जाता है, यहाँ पर कहीं भी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं होता है, योस फेथफुली। ये चीज़ें लेटर में लिखनी होती है। क्वेश्चन नंबर 44, फाइनल ऑर्डर्स मेड इन डिसिप्लिनरी केसेस आर कन्वेड थ्रू। सो अभी देखिए लेटर के जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंस के जितने फॉर्मेट होते हैं उन सब पर लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। इससे पहले हमने लेटर के बारे में देखा, अभी यहाँ पर हम देखते हैं फाइनल ऑर्डर्स मेड इन डिसिप्लिनरी केसेस आर कन्वेड थ्रू ऑफिस ऑर्डर, लेटर, ऑर्डर, ऑफिस मेमोरेंडम। और इसका भी आंसर आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा, इसका आंसर है ऑर्डर। फाइनल ऑर्डर मेड इन डिसिप्लिनरी केसेस आर कन्वेड थ्रू ऑर्डर। आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। सो पॉइंट नंबर 4 जो है ऑफिस ऑर्डर के बारे में है। इट इज़ यूज्ड फॉर इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, इंटीमेशन इन रूटीन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, दैट इज ग्रांट ऑफ रेगुलर लीव, distribution of work among officers and sections, internal posting and transfers. Therefore, there is no salutation or subscription. Copies are endorsed to all the persons authority concerned. ऑफिस ऑर्डर कब इशू करते हैं, जब कभी इंस्ट्रक्शन या इंटीमेशन जो रूटीन इंटरनल नेचर का है उसको इशू करना है तो ऑफिस ऑर्डर इशू करते हैं। जैसे लीव का ऑफिस ऑर्डर इशू होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एलोकेशन का ऑफिस ऑर्डर इशू होता है, इंटरनल पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र का ऑफिस ऑर्डर इशू होता है। और इसलिए ऑफिस ऑर्डर में कोई सैल्यूटेशन नहीं होता। सैल्यूटेशन का मतलब सर एंड मैडम नहीं होता, सब्सक्रिप्शन नहीं होता, सब्सक्रिप्शन मतलब योर्स फेथफुली। हाँ, सो सुपरस्क्रिप्शन सैल्यूटेशन कहते हैं, सर मैडम नहीं होता, सब्सक्रिप्शन योर्स फेथफुली नहीं होता। ये ऑफिस ऑर्डर है। ऑफिस ऑर्डर जो होता है इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, इंटीमेशन इन रूटीन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। डिसिप्लिन को एंड डिसिप्लिनरी ऑर्डर्स को रूटीन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव और मैटर का पार्ट नहीं माना गया है, इसीलिए इसमें डिसिप्लिनरी मैटर को मेंशन नहीं किया गया, उसके लिए अलग से प्रोविजन है, और वो है पॉइंट नंबर 5 ऑर्डर। दिस फॉर्म इज जनरली यूज्ड फॉर कन्वेइंग फाइनेंशियल सैंक्शंस, फाइनल ऑर्डर्स इन डिसिप्लिनरी केसेस। ऑर्डर इज नॉट एड्रेस्ड टू एनीवन, कॉपीज आर इंडोर्स्ड टू ऑल द पर्सन्स ऑथोरिटी कंसर्न।
यहाँ पर क्या है, ऑफिस ऑर्डर जो है रूटीन नेचर का है, और सिर्फ ऑर्डर जो है वो इनको ध्यान में क्या रखना है, या तो फाइनेंशियल सैंक्शन होगा और नहीं तो ये फाइनल ऑर्डर्स इन डिसिप्लिनरी केसेस होगा। इन्हीं दो केसेस में ऑर्डर इशू होते हैं, बाकी सब केसेस में ऑफिस ऑर्डर इशू होते हैं। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। 6 में क्या है, नोटिफिकेशन। दिस फॉर्म इज यूज्ड इन नोटिफाइंग promulgation of statutory rules and orders, appointments and promotions of certain category of officers. So इसमें क्या है, promulgation of statutory rules and orders, notification issue होता है तो जो भी statutory rules होते हैं, orders होते हैं, appointment होते हैं, promotion होते हैं, उनको issue किया जाता है। कैसे, notification के द्वारा, थ्रू पब्लिकेशन इन द गजट ऑफ इंडिया। सो गजट ऑफ इंडिया में क्या करते हैं, जैसे डीडी का रिक्रूटमेंट रूल हो, एडी का रिक्रूटमेंट रूल हो, तो क्या करते हैं, गजट में नोटिफिकेशन इशू कराते हैं। इट इज़ पब्लिश्ड इन गजट ऑफ इंडिया, सो उसको नोटिफिकेशन कहते हैं। द कंपोजिशन ऑफ द गजट, द टाइप्स ऑफ मैटर टू बी पब्लिश्ड इन ईच पार्ट and section thereof, the instructions for sending the matter for publication therein। ये हो गया नोटिफिकेशन। एक इससे मिलता जुलता एक और पॉइंट आता है, रिजोल्यूशन। नोटिफिकेशन क्या होता है, गजट नोटिफिकेशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। सो पब्लिकेशन इन गजट ऑफ इंडिया, जो भी गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश होगा उसको नोटिफिकेशन कहेंगे। रिजोल्यूशन देख लेते हैं। This form of communication is used for making public announcement, public announcement करने के लिए होता है, of decisions of government in important matters of policy। So गवर्नमेंट अगर कोई अपना पॉलिसी को डिक्लेयर करना चाहती है, अनाउंस करना चाहती है, तो वो रिजोल्यूशन के द्वारा अनाउंस करेगी। यहाँ पर क्या होता है, नोटिफिकेशन में स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स, अपॉइंटमेंट और प्रमोशन, ये सब चीज़ें जो होती है वो नोटिफिकेशन में आएंगी। रिजोल्यूशन में क्या होगा, मेकिंग पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट इन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी मैटर्स, दैट इज पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटीज ऑन कमीशन ऑन इंक्वायरी। रिजोल्यूशंस आर पब्लिश्ड इन, सो रिजोल्यूशन भी गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश होते हैं, नोटिफिकेशन भी गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश होते हैं। फ़र्क इतना ही है कि नोटिफिकेशन जो होता है ये स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन के रिलेटेड इशूज़ को पब्लिश किया जाता है। जो रिजोल्यूशन होता है ये एक पब्लिक अनाउंसमेंट होता है, जो इम्पॉर्टेंट मैटर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड होती है, उसको रिजोल्यूशन में गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश कराया जाता है। ये बहुत माइनर फ़र्क है, बट क्वेश्चन में आता है तो स्टेट में उसको ये डाल देते हैं, और इसको हमें समझने में कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बस आप ये समझ लीजिए कि नोटिफिकेशन जो होता है, जैसे हमारे ऑफिस में ऑफिस ऑर्डर निकलता है ना, ऑफिस ऑर्डर निकलता है रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के, वैसे ही नोटिफिकेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैट्यूटरी रूल एंड ऑर्डर्स को निकालने का एक अलग से फॉर्मेट है। रिजोल्यूशन जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, बट वो पब्लिक वाला होता है, इन जनरल होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 45, इन टर्म्स ऑफ मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर द टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज इन विच द फाइल्स मे बी रिकॉर्डेड आर, इसमें से किस किस में फाइल की कैटेगरी यहाँ पर पूछ रहे हैं। फाइल्स की कैटेगरी यहाँ पर पूछ रहे हैं, 2 कैटेगरी, 3 कैटेगरी, 4 कैटेगरी, 5 कैटेगरी, एंड द करेक्ट आंसर इज 3 कैटेगरीज, कैटेगरी ए, बी एंड सी। आपको जब हम मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के बारे में चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि फाइल की कैटेगरी हम ए, बी, सी 3 कैटेगरी में करते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा रेफर कर लेते हैं। कैटेगरीज ऑफ रिकॉर्ड्स, फाइल्स मे बी रिकॉर्डेड अंडर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। पहला कैटेगरी, कैटेगरी ए,
कैटेगरी ए मीनिंग कीप एंड माइक्रोफिल्म। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल होती है। जो कैटेगरी ए की फाइल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल है। इसको क्या करते हैं, इसको प्रिजर्व भी किया जाता है और इसकी माइक्रोफिल्म भी बनाई जाती है। इसका नेचर ऑफ इम्पोर्टेंस कुछ इतना है कि इसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, इसको रिटेन करेंगे, परमानेंटली रिटेन करेंगे और साथ ही साथ इसकी माइक्रोफिल्म भी बनाएंगे। क्यों? पेपर वाली फाइल है, कभी वो नष्ट हो गई तो कम से कम रेफ़र करने के लिए माइक्रोफिल्म जो रिकॉर्ड किया गया है वो तो होना चाहिए। अभी तो आजकल सब कुछ डिजिटल हो जाता है। दिस कैटेगराइजेशन विल बी एडॉप्टेड फॉर किस किस के लिए होता है? फाइल्स विच क्वालिफाई फॉर परमानेंट प्रिजर्वेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। सो परमानेंट प्रिजर्वेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए होती है, पॉलिसी फाइल्स वगैरह होती है। और फाइल्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस दो तरह की होती है, एक तो परमानेंट प्रिजर्वेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस होती हैं और दूसरी फाइल्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की होती है। ठीक है। दूसरी कैटेगरी बी है। कैटेगरी बी मीनिंग कीप बट डू नॉट माइक्रोफिल्म। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ए को हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहें तो बी को हम इम्पॉर्टेंट कहेंगे। तो इम्पॉर्टेंट को भी हम रिटेन करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, हालांकि इनकी माइक्रोफिल्म करने की ज़रूरत नहीं है। दिस कैटेगरी विल कवर फाइल्स रिक्वायर्ड फॉर परमानेंट प्रिजर्वेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस सच एज those listed in part A of appendix 10.2. It will however exclude the nature of material falling under the category described in ऊपर 1 और 2 subpara 1A above and therefore need not be microfilmed. So microfilmed सिर्फ इन्हीं का करना है, ये 1 का जो है वही सी को करना है। कैटेगरी सी, सो ये क्या है? रूटीन नेचर के हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कैटेगरी ए, ये इम्पॉर्टेंट है कैटेगरी बी और कैटेगरी सी रूटीन नेचर का है। सो कैटेगरी सी मीन्स कीप फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ओनली। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल स्पेसिफाइड पीरियड के लिए जिन फाइल को रिटेन किया जाता है उनको कैटेगरी सी में डाला जाता है। दिस कैटेगरी विल इंक्लूड फाइल्स ऑफ सेकेंडरी इम्पोर्टेंस having reference value for a limited period not exceeding 10 years. In exceptional cases, if the record is required to be retained beyond 10 years, it will be upgraded to B category. So ये क्या है? MCQ का क्वेश्चन बनता है। कैटेगरी सी की फाइल मैक्सिमम कितने ईयर के लिए रिटेन की जा सकती है? 10 ईयर के लिए। अगर 10 ईयर से ज़्यादा रिटेन करना पड़े तो उसकी कैटेगरी चेंज करके कैटेगरी बी करना पड़ेगा, इसका कैटेगरी अपग्रेड करके बी करना पड़ेगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? कैटेगरी ऑफ रिकॉर्ड्स। किस लिए पढ़ रहे हैं? प्रिजर्व करने के लिए, रिटेन करने के लिए, रिटेंशन के लिए। जब फाइल का जब ओपन फाइल है, करेंट फाइल का काम हो जाए तो करेंट फाइल के बाद से उसका नेक्स्ट पार्ट खुलता है, नेक्स्ट फाइल खुलती है, तो प्रश्न ये उठता है कि इससे पहले वाला जो फाइल आज तक जो करेंट फाइल थी उसका क्या डिस्पोजल होना चाहिए। अगर वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको कैटेगरी ए में डालेंगे, इसको कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट है उनको कैटेगरी बी में डालेंगे। 10 कैटेगरी बी वाले को भी परमानेंट रिटेन करेंगे और जो रूटीन टाइप के इनके अलावे हैं कैटेगरी सी में है। कैटेगरी सी में जो हम डालते हैं उसको मैक्सिमम 10 ईयर्स तक, हम यहाँ पर ये नहीं करें कि 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, मैक्सिमम 10 ईयर्स तक। सो डिपार्टमेंट चाहे, ऑफिस चाहे तो उसको फर्दर अपने में रिकैटेगराइज करके 1 ईयर के लिए है, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए कर सकता है, बट मैक्सिमम 10 ईयर के लिए। 10 ईयर जब पूरा हो जाएगा तो फिर से उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा कि इसको अभी क्या करें, रखना है या डिस्ट्रॉय करना है। अगर यहाँ पर 10 ईयर के बाद भी इस नतीजे पर पहुँचा जाता है कि नहीं इसको रिटेन करना चाहिए, तो कैटेगरी सी तो 10 ईयर से ज़्यादा रिटेन होगी नहीं, तो इस कैटेगरी, इस फाइल को, उस पार्टिकुलर फाइल को उसकी कैटेगरी अपग्रेड करके कैटेगरी बी में डाल देंगे।
अगर 10 ईयर के बाद भी उसकी वैल्यू वैसे ही है तो उसको अपग्रेड करके कैटेगरी बी में डाल देंगे, कैटेगरी 10 से निकाल के। बट ये जब होगा एक्सेप्शनल केसेस में होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 46, sanction of which one of the following authority shall be required for alteration of date of birth of a central government servants। सो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स के डेट ऑफ बर्थ में अल्टरेशन की बात हो रही है। किसी किसी केस में डेट ऑफ बर्थ चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए FRSR में रूल है। फिलहाल हमारा प्रश्न ये है कि इसमें किसकी सैंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के सैंक्शन से डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देगी, हेड ऑफ द ऑफिस चेंज कर देगी, या मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट कंसर्न में जाना पड़ेगा। सो करेक्ट आंसर क्या है, मिनिस्ट्री से कराना पड़ेगा। चेंज इन द डेट ऑफ बर्थ इज ए क्रूशियल चेंज इन पर्सनल पार्टिकुलर। सो इसको इतने हल्के में हम नहीं ले सकते, इसलिए अगर गवर्नमेंट सर्वेंट का डेट ऑफ बर्थ अल्टर कराना है, चेंज कराना है, तो इट रिक्वायर्स सैंक्शन ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंसर्न। आइए देखते हैं, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर है, उसका मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट लिया है। द डेट ऑफ बर्थ ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय गेट्स ए मेंशन इन नोट 6 अंडर फंडामेंटल रूल 6। सो FRSR जो फंडामेंटल रूल है, फंडामेंटल रूल 56 को रेफर कर रहे हैं। आप उसमें जाएंगे तो ये सारे मेंशन किए हुए हैं। रेगुलेटिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय। सो फंडामेंटल रूल 56 में क्या दिया है, कुछ लोग 58 में रिटायर करेंगे, कुछ लोग 60 में रिटायर करेंगे, कुछ लोग 62 में रिटायर करेंगे, कौन लोग 65 में रिटायर करेंगे। तो 60-65 कहाँ से डिटरमाइन होगा, डेट ऑफ बर्थ से ना। It states that the date on which a government servant attains the age of 58 years or 60 years shall be determined with reference to the date of birth declared by the government servant at the time of appointment and accepted by the appropriate authority on production as such as possible of confirmatory documentary evidence such as high school, higher secondary or secondary school certificate or extract from the birth certificate। सो ये सब पहले चलते थे, अभी तो सीधे सीधे बर्थ सर्टिफिकेट को ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा वैलिड कर दिया गया है। सो डेट ऑफ बर्थ जो भी डिक्लेयर किया गया होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब ज्वाइन करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ उनको डिक्लेयर करना है, और जो डेट ऑफ बर्थ डिक्लेयर करेंगे उसके लिए वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देंगे। तो जो डेट ऑफ बर्थ डिक्लेयर किया गया होगा वहीं से 58 ईयर या 60 ईयर काउंट होगा, राइट। ये पूरा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अल्टरेशन इन डेट ऑफ बर्थ कैन बी मेड इन गवर्नमेंट सर्वेंट बाय गवर्नमेंट सर्वेंट ओनली विद इन 5 ईयर्स ऑफ हिज एंट्री। सो ऐसा नहीं है कि जब मन करे तो रिटायरमेंट होने का टाइम आया, मन किया कि नहीं हमें तो तब जा कर के याद आया कि नहीं 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 हमारा तो डेट ऑफ बर्थ ये नहीं है, हमारा डेट ऑफ बर्थ ये है, सो दैट ये 60 पे रिटायर ना हो सके, सो दैट ये 58 पे रिटायर ना हो सके। बहुत लोग होशियार होते हैं, ऐसे भी करने का प्रयास करते हैं, गवर्नमेंट करने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ में अल्टरेशन करने हैं तो जिस दिन आप गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं उसके 5 ईयर के भीतर आपको प्रोसेस करना पड़ेगा विद द सैंक्शन ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यही क्वेश्चन में था। सो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन से 5 साल के भीतर नौकरी प्राप्त करने के, जॉब प्राप्त करने के, सर्विस अपॉइंटमेंट होने के 5 साल के भीतर ही चेंज करा सकते हैं, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। क्या क्या कंडीशन है? अ रिक्वेस्ट इन दिस रिगार्ड इज मेड विद इन 5 ईयर्स ऑफ हिज एंट्री इनटू द गवर्नमेंट सर्विस। सो गवर्नमेंट जॉब मिलने के 5 साल के भीतर ही आपको ये करना है, राइट। और क्या है? It is clearly established that a genuine bona fide mistake has occurred। सो आपको ये भी मेंशन करना है कि जो आप ये चेंज कराना चाहते हैं, जो पहले वाला डिक्लेरेशन आपने दिया था वो क्यों गलत था, आपसे कैसे गलत हो गया।
ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। और उसके बाद द डेट ऑफ बर्थ सो अल्टर्ड वुड नॉट मेक हिम इन एलिजिबल। ये लीजिए भाई, समस्या यहाँ से शुरू होती है। आप एक्सटेंशन के पीछे पड़े थे, यहाँ अपॉइंटमेंट ही डाउटफुल होने वाली है। ऐसा ना हो कि 58 ईयर आते आते आपको याद आए कि नहीं नहीं अभी मैं 58 का नहीं हूँ, अभी तो मैं 53 का हूँ, अभी तो मैं 7 ईयर और सर्विस कर सकता हूँ। तो 5 साल के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो पहले तो आप उस स्टेज पे जाके अप्लाई कर ही नहीं सकते। आपको डेट ऑफ बर्थ जब भी चेंज करना है तो विद इन द 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, इसी बीच में अप्लाई करना है। हो सकता है आप विद इन 5 years ही अप्लाई कर दिए और आपने उसमें मेंशन कर दिया कि मुझे मेरा एक्चुअल एज जो है ये नहीं है, मेरा ये -5 ईयर एज है। अच्छी बात है। अब जो -5 ईयर आपका एज किया जाएगा तो जो चेंज्ड डेट ऑफ बर्थ होगा उसके अनुसार आप उस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं क्या, जिसको एग्ज़ाम को देकर के आप ज्वाइन किए हैं। उस डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आप एलिजिबल हैं क्या, जो आप 10th और 12th का एग्ज़ाम पास करके आए हैं। ये सारे प्रश्न उठते हैं और ऐसा कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। द डेट ऑफ बर्थ सो अल्टर्ड वुड नॉट मेक हिम ineligible to appear in any school, university or UPSC examination in which he had appeared or for an entry into government service on the date on which he first appeared at such examination. So हर एग्ज़ाम का होता है ना कट ऑफ डेट, जिनका डेट ऑफ बर्थ इस डेट से इस डेट के बीच का हो वहीं अप्लाई करें। तो अगर आपने डेट ऑफ बर्थ ही चेंज करना शुरू कर दिया और वो अफेक्ट हो रहा है तो आपका तो अपॉइंटमेंट ही डाउटफुल हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान क्या रखना है, डेट ऑफ बर्थ अगर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट करना है विद द सैंक्शन ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट करना है। ये जो चेंज्ड डेट होगा वो किसी भी तरीके से आपको आपके जॉब के लिए इनएलिजिबल ना बना दे, इसका ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the age of superannuation in respect of specialist medical officers of Central Armed Forces, Space Forces, Armed Police Forces and Assam Rifle is। सो क्या है, जनरली हम क्या करते हैं 60 ईयर करते हैं। एक हमारा एक माइंड सेटअप है कि जनरल जो रिटायरमेंट सुपरएन्युएशन एज है वो 60 है। अगर हाई कोर्ट के जजेज वगैरह हैं 62 हो गया, कुछ चीफ जस्टिस वगैरह अगर बन गए हाईएस्ट पोस्ट पर चले गए। आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होती है उसमें हाईएस्ट पोस्ट में लिखा होता है 6 ईयर और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, तो उसमें 65 ईयर हो जाता है। सो ये सारे यहाँ पर प्रोबेबल बनते हैं। एग्जामिनेशन जो है क्वेश्चन जो है वो CAPF के स्पेशलिस्ट मेडिकल अफसर को ध्यान में रख करके पूछा है और इसका जो आंसर दिया हुआ है वो 65 ईयर्स दिया हुआ है। CAPF के स्पेशलिस्ट मेडिकल अफसर जो होंगे उनका सुपरएन्युएशन 65 ईयर पर होता है। Provided that the age of superannuation in respect of the doctors belonging to the general duty medical officers sub-cadre of Central Armed Forces, Armed Public Force, Police Forces and Assam Rifles and specialist medical officers of Central Armed Police Forces and Assam Rifles shall be 65 years. Next question. Which of the following statement regarding the date of retirement from service of a government servant on attaining the age of superannuation? So ये superannuation के determination से related है। क्या है? Which of the following statement is correct? So इसमें सही कौन है वो हमें देखना है। A government servant shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of 60 years. ये सही है। गवर्नमेंट सर्वेंट जिस मंथ में उनका 60 ईयर हो रहा है, जिस ईयर के जिस मंथ में उनका 60 ईयर हो रहा है, अगर सितंबर में उनका 60 ईयर हो रहा है
तो सितंबर का लास्ट डे क्या होगा, लास्ट डे ऑफ द मंथ 30 सितंबर होगा। तो 30 सितंबर में मॉर्निंग भी होगा, आफ्टरनून भी होगा। तो 30 सितंबर के आफ्टरनून में उनको सुपरएनुएट किया जाता है। ये रूल ये सही है। बी क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट हुज डेट ऑफ बर्थ इज द फर्स्ट ऑफ द मंथ। सो यहाँ पर देखिए, shall also retire from service on the afternoon of the last day of month in which he attains the age of। सो यहाँ पर क्या करें, गवर्नमेंट सर्वेंट shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of। सो चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख हो, 10 तारीख हो, 15 तारीख हो, 20 तारीख हो, 25 तारीख हो, 30 तारीख हो, आप रिटायर 30 तारीख को होंगे। चाहे आपका 60 ईयर तो काउंट हो रहा है ना, तो 60 ईयर आपका नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ 5 सितंबर हो, 5 तारीख हो मंथ का, 10 मंथ का, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, डेट ऑफ रिटायरमेंट 5 नहीं हो सकता, डेट ऑफ रिटायरमेंट 10 नहीं हो सकता, डेट ऑफ रिटायरमेंट आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे ही होगा, ऑफ दैट मंथ होगा। यहाँ पर अलग से प्रश्न ये है कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट हो, 1 सितंबर हो, 1 अक्टूबर हो, 1 जुलाई हो, तो क्या उसके लिए अलग से रूल है, या वो भी इसी के अनुसार लास्ट डे ऑफ दैट मंथ रिटायर होगा? ये गलत है, इसके लिए अलग से रूल है। जिनका फर्स्ट डे ऑफ द मंथ डेट ऑफ बर्थ हो, उनको प्रीवियस मंथ के लास्ट डेट पर रिटायर होना पड़ता है। अगर किसी का बर्थडे हो गया, किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर है, तो वो सितंबर में नहीं रिटायर करेंगे, वो 31 अगस्त को रिटायर करेंगे। ये प्रोविज़न दिया हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। सुटेबल ऑर्डर्स फॉर द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ये सब नहीं चाहिए। सो इसमें सिर्फ 1 ही सही है। 1 कौन सा, ये देखिए ए, ये 1 सही है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। FR 56 में दिया है फंडामेंटल रूल 56A में देखिए, except as otherwise provided in this rule, every government servant shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of 60 years। So clearly mention कर रहे हैं कि कब रिटायर होंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट शैल रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन द आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ही अटेन्स द एज ऑफ 60 ईयर। ठीक है, सो 30 सितंबर को रिटायर हो गए, राइट। प्रोवाइडेड दैट अ गवर्नमेंट सर्वेंट हुज डेट ऑफ बर्थ इज द फर्स्ट ऑफ ए मंथ, 1 सितंबर हो गया, शैल रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन द आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर। सो जिनका डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट डे है, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट डे ऑफ द मंथ है, उनको प्रीवियस मंथ में रिटायर, प्रीवियस मंथ के लास्ट डे में रिटायरमेंट सुपरएनुएशन होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 49, in respect of which of the following written consent of a government servant under suspension shall be required for deduction from his subsistence allowance। सो सस्पेंशन से रिलेटेड एक नहीं दो हमने वीडियो बनाया है, एक लगभग 1 घंटे का वीडियो है। सो सस्पेंशन जो है CCA रूल में रूल नंबर 10 में है, फंडामेंटल रूल में भी सस्पेंशन है। तो इसलिए आप क्या करें, आप पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर हो जिसमें सस्पेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हों। इसमें ये पूछ रहे हैं कि सस्पेंड कोई हो तो सस्पेंशन पीरियड में सैलरी नहीं मिलती है, क्या मिलती है, सब्सिस्टेंस अलाउंसेस मिलते हैं। तो जब सब्सिस्टेंस अलाउंसेस, सब्सिस्टेंस ग्रांट मिलते हों तो उसमें डिडक्शन के प्रोविज़न अलग अलग हैं। कुछ कंपलसरी डिडक्शन जैसे इनकम टैक्स वगैरह वो होगा, कुछ वॉलंटरी डिडक्शन जो एम्प्लॉय के रिक्वेस्ट पर किया जा सकता है, और कुछ डिडक्शन ऐसे हैं जो एम्प्लॉय के रिक्वेस्ट पर भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एज इट इज उनकी सैलरी 50% के आसपास होती है, जो सब्सिस्टेंस अलाउंसेस है, सैलरी तो मिलती नहीं है। तो इसमें क्या है, अमाउंट्स ड्यू टू कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लग तो रहा है,
रिफंड ऑफ एडवांस टेकन फ्रॉम जीपीएफ, कंट्रीब्यूशन अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये भी सही लग रहा है, प्रीमियम ड्यू ऑन पीएलआई, और करेक्ट आंसर आपका क्या होगा 1, 2 एंड 4 होगा, 3 छोड़ करके सब होगा। इसमें कह रहे हैं 3 छोड़ के सब हो जाएगा। ये जो इस क्या है, अमाउंट्स ड्यू टू कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कैसे मेंशन किया हुआ है, गवर्नमेंट सर्वेंट क्या कंसेंट, रिटेन कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट रिटेन कंसेंट देंगे तो इनका डिडक्शन उनके सब्सिस्टेंस अलाउंस से किया जाएगा। इसका भी हम डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा किए हैं सीसीए रूल्स वाले क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 50, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट जॉब्स कैंडिडेट्स विद implanted pacemakers shall be considered not fit। सो जिनके इम्प्लांटेड, जिनका पेसमेकर इम्प्लांट किया गया हो वो इसमें से किस जॉब के लिए फिट नहीं बैठते हैं, बस ड्राइवर, पुलिस एंड सिक्योरिटी, पायलट्स, पोस्ट अटैच टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया, इनमें से किसी के लिए भी ये फिट नहीं बैठते हैं। सो आंसर, अच्छा आंसर ऑलरेडी टिक किया जा चुका है। सो ये दैट person with implanted pacemaker is not eligible, not fit for any of this job। 1, 2, 3, 4 D is correct answer। तो इस तरीके से हमने इस सेशन में क्वेश्चन 41 से 50 तक की चर्चा की। उम्मीद है आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। अगर पहले से जानते हैं तो रिपीटिशन हो जाएगा और नहीं जानते हैं तो लर्न हो जाएगा। किसी न किसी तरीके से हमें वो सारे मटेरियल को ध्यान में रखना है जिससे हम एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक मार्क्स ला सकें। कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, पेशेंस बनाए रखनी है। कहते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करने के 3 फॉर्मूले हैं, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए और पेशेंस होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब डेली मुझे फिक्स है कि इतने घंटे पढ़ने ही हैं। कंटिन्यूटी ऐसा नहीं हुआ कि एग्ज़ाम का डेट टल गया तो हम एग्ज़ाम फेंक करके और घोड़े पर सवार होकर के निकल गए, ये कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूड हो गया। और पेशेंस का हिसाब ऐसा है कि किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, किसी का सेकेंड अटेम्प्ट में होता है और किसी का लास्ट अटेम्प्ट में जब लगता है कि हो ही नहीं सकता तब पता चलता है कि उनका सिलेक्शन हो गया। सो यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करने के सिंपल 3 ही फंडा है, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी एंड पेशेंस। अगर ये तीनों आपके पास क्वालिटी हैं तो आपको यूपीएससी क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर नहीं है तो इस क्वालिटी को पास करने की ज़रूरत है, इस क्वालिटी को करने पड़ेंगे, इस क्वालिटी को अपने अंदर लाने पड़ेंगे। राइट। आज का नीति श्लोक, स्नेह पंथा स्नेह कंथा स्नेह पर्वत लंघनम स्नेह विद्या स्नेह वित्तम पंचेतनी स्नेह स्नेह। संस्कृत में स्नेह का अर्थ होता है धीरे धीरे, स्लोली। सो स्नेह पंथा, पंथ मीन्स रास्ता होता है, रास्ता धीरे धीरे कटता है। धीरे धीरे कटता है कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हमें एसआरओ मरोल से अगर हमें लोअर परेल जाना पड़े, इसिक नगर जाना पड़े, गोरेगांव जाना पड़े तो धीरे धीरे ही जाएंगे ना, स्पीड में वेरी, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो रास्ता कटता जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से इसमें 5 चीज़ों का मेंशन किया हुआ है। आगे देख लेते हैं। राह धीरे धीरे कटती है, कपड़ा धीरे धीरे बुनता है। आपने कहीं देखा होगा लूम वगैरह, वहाँ पर कपड़ा की बुनाई होती है। सो राह धीरे धीरे कटती है, कपड़ा धीरे धीरे बुनता है, पर्वत धीरे धीरे चढ़ा जाता है। दौड़ के पर्वत पर चढ़ जाएंगे क्या? हाँ, उसका जो चढ़ाव जो होता है ऊपर, वो इस तरीके से होता है कि दौड़ के कोई चढ़ ही नहीं सकता। दौड़ने के प्रयास में आप इतने नीचे गिर जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा।
सो पर्वत भी धीरे धीरे ही चढ़ा जाता है। विद्या और धन भी धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। हाँ, विद्या क्या है? कंसिस्टेंसी का मैटर है, कंटिन्यूटी का मैटर है, परसिस्टेंस का मैटर है, पेशेंस का मैटर है। सो विद्या भी धीरे धीरे कैसे आती है? फर्स्ट क्लास में हम गए, सेकेंड क्लास में गए, थर्ड क्लास में गए, फोर्थ क्लास में गए, फिफ्थ क्लास में गए, मिडिल क्लास पास किए, हायर क्लास पास किए, हायर सेकेंडरी पास किए, ग्रेजुएशन पास किए, पोस्ट ग्रेजुएशन पास किए, तब जा कर के हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हुए। एक पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन हो जाएगा क्या? पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो बोलेंगे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए। ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे, बोलेंगे 12th का सर्टिफिकेट चाहिए। और लाइक दैट ये चलता है। क्यों? क्योंकि विद्या धीरे धीरे प्राप्त होती है। और उसी तरीके से धन भी धीरे धीरे प्राप्त होता है। हर महीने में आपको सैलरी मिलती है। ऐसा तो है नहीं कि साल का एडवांस में 12 महीने का एक साथ ही सैलरी मिल जाए, नहीं होता ऐसा। धीरे धीरे धन भी आता है। सो इस नीति श्लोक का कहना ये है कि राह धीरे धीरे कटती है, कपड़ा धीरे धीरे बुनता है, पर्वत धीरे धीरे चढ़ा जाता है, विद्या और धन भी धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। ये पांचों कौन? राह, कपड़ा, पर्वत, विद्या और धन धीरे धीरे ही आते हैं। जिनके पास पेशेंस होता है वो इसमें सफल हो जाते हैं, और जिनके पास पेशेंस नहीं होता है, पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ती है। आपका अपना YouTube चैनल SGKG स्टडीज़, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपका दूसरा चैनल SGKG 2.22, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। RTI की क्लासेस, SSO प्रोबेशन की क्लासेस, SSO प्रोबेशन क्लियरेंस की क्लासेस, असिस्टेंट टू SSO LDC की क्लासेस एंड डिप्टी डायरेक्टर ऑफ ESIC की क्लासेज, वो सब इसी चैनल पर अपलोड है। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।